हाय फ्रेंड्स, पुनः एक बार आप सभी का इंडियन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टरों के बारे में बात करते हैं। ये अपनी पहली क्लास है क्लास 12th के हिसाब से। सबसे पहले अपन सिलेबस के हिसाब से बात करें तो आरबीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है, आरबीएससी का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस में सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन होता है, बोर्ड पेपर का जो पहला क्वेश्चन होता है, वो पहला क्वेश्चन होता है पैसेज का। आरबीएससी ने जो आपका सिलेबस जारी कर रखा है, उसमें पहला क्वेश्चन बोर्ड पेपर का पहला क्वेश्चन होता है, वो होता है आपका पैसेज का। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपके दो टॉपिक दिए गए होते हैं, ए एंड बी। पहला ए जो सेकंड नंबर का ए है, ये होता है आपका नोट मेकिंग, और इसी का सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसी का बी जो पार्ट होता है, ये होता है आपका समरी। तो आरबीएससी ने क्लास 12th के लिए जो सिलेबस जारी कर रखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर पहला होता है आपका पैसेज, और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है ये है आपका नोट मेकिंग, और दूसरा स्टेप है ये होता है आपका समरी। तीसरा जो क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन होता है अपना शॉर्ट कंपोजिशन का, शॉर्ट कंपोजिशन। इसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करें तो इसके बाद ग्रामर में एक लेटर दिया गया होता है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो ये देखो, ये नोट मेकिंग है, ये होती है 4 नंबर की। समरी है, ये होता है 2 नंबर की। शॉर्ट कंपोजिशन ये अपना होता है 4 अंक का। लेटर जो होता है ये होता है अपना 7 अंक का। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग होती है। रिपोर्ट राइटिंग के अथवा में आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये भी 7 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है अपनी स्पीच, और स्पीच के अथवा में आता है अपने पास आर्टिकल, ये होता है अपना 7 नंबर का। तो इस प्रकार से अपने ग्रामर के जो टॉपिक हैं, ये ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं। तो ये नोट मेकिंग, समरी, शॉर्ट कंपोजिशन, लेटर, रिपोर्ट, स्पीच, इसमें से लेटर, रिपोर्ट और स्पीच ये तीनों 7-7 अंक के हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है शॉर्ट कंपोजिशन, ये 4 नंबर का होता है, 4 अंकों का होता है। नोट मेकिंग 4 अंक की होती है, और समरी है ये अपने 2 अंक की होती है। अब हम ये जो आरबीएससी ने सिलेबस जारी कर रखा है, इसके जो ग्रामर के टॉपिक हैं, उस ग्रामर के टॉपिक में से आग लेते हैं अपन शॉर्ट कंपोजिशन। तो आइए दोस्तों जानते हैं शॉर्ट कंपोजिशन क्या होता है। तो शॉर्ट जो कंपोजिशन है, इस शॉर्ट कंपोजिशन में आरबीएससी ने शॉर्ट कंपोजिशन में ये है आपका शॉर्ट कंपोजिशन, ये अंक भार है इसका 4। तो ये जो 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन होता है, इसमें आरबीएससी ने आपके राजस्थान बोर्ड ने अपने 5 टॉपिक इंक्लूड कर रखे, शामिल कर रखे। सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है नोटिस। दूसरा टॉपिक है वो होता है ऐड। तीसरा टॉपिक है वो होता है अपना इनविटेशन। चौथा टॉपिक है वो होता है अपना पोस्टर, और 5वां टॉपिक है वो होता है अपना नोटिस, ऐड, इनविटेशन, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट। मित्रों, हम शॉर्ट कंपोजिशन की बात कर रहे थे, और शॉर्ट कंपोजिशन का अंक भार है बोर्ड में 4 अंकों का। इस शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत आपको 5 टॉपिक बोर्ड ने इंक्लूड इसमें कर रखे हैं। पहला है आपका नोटिस, दूसरा है आपका एडवर्टाइजमेंट, तीसरा है इनविटेशन, चौथा है आपका पोस्टर, और 5वां है आपका आर्ग्यूमेंट। इन 5 टॉपिकों में से कोई भी 2 टॉपिक आपको शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत बोर्ड के पेपर में आपको मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो शॉर्ट कंपोजिशन है, ये 4 अंकों का जो अंक भार बोर्ड ने निर्धारित किया है, इसमें ये नोटिस है, इस नोटिस के बारे में जानते हैं। तो अपना शॉर्ट कंपोजिशन में पहला टॉपिक है अपना नोटिस। नोटिस
देखो नोटिस का अर्थ क्या है। नोटिस का मतलब है कि सूचना देने का माध्यम। नोटिस का अर्थ होता है कि नोटिस का मतलब है सूचना देने का माध्यम। ये जितने भी हमारे पास शॉर्ट कंपोजिशन में टॉपिक दिए गए हैं, अपना नोटिस है, अपना ऐड है, इनविटेशन है, ये एक दूसरे के पास सूचना देने के माध्यम है। अब ये सारे के सारे जब सूचना देने के माध्यम है तो इनमें फिर अंतर क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें नोटिस की, तो ये नोटिस जो है ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सूचना देने का माध्यम है। लेकिन कैसी सूचना देने का माध्यम? कोई संस्था है और संस्था में जितने वर्कर कार्य करते हैं वो सारे वर्कर यदि संस्था के द्वारा कोई सूचना प्राप्त करेंगे तो वो नोटिस के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। यानी एक सीमित दायरे के अंतर्गत, एक सीमित क्षेत्र में यदि कर्मचारियों को कोई सूचना देना है तो वो सूचना आपको नोटिस के माध्यम से प्राप्त होगी। ठीक है। यदि कोई संस्था है और संस्था अपने वर्करों को कोई सूचना देना चाहती है तो वो सूचना देने का जो माध्यम है, वर्करों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वो अपना नोटिस के अंतर्गत शामिल होगा। मोस्टली अपन बात करते हैं और सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादातर नोटिस बेस्ड ऑन स्कूल सिलेबस, अपने जो सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे के सारे स्कूल के ऊपर दिए गए, स्कूल पर्पज से दिए गए हैं। तो अपने विद्यालयों में, अपने स्कूलों में जितने भी वर्कर कार्य करते हैं, अब चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या अन्य प्रकार के और कोई स्टाफ की श्रेणी में आते हैं, वो यदि उन सभी को संस्था के द्वारा कोई सूचना देना है तो सूचना नोटिस के अंतर्गत प्राप्त होगी, अपन को नोटिस के अंतर्गत दी जाती है। ये अपनी पहली बात। दूसरी बात ये है कि नोटिस जो है, ये नोटिस अपने सिलेबस के अनुसार, आपके जो बोर्ड का सिलेबस है उस बोर्ड के सिलेबस के अनुसार नोटिस आपके 12th क्लास में 3 प्रकार से डिवाइड किए गए या 3 प्रकार से हम नोटिसों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो है इनवाइटिंग नेम्स। सबसे पहला है अपना इनवाइटिंग नेम्स। दूसरा है अपना लॉस्ट एंड फाउंड, और चौथा है, तीसरा है अपना जर्नल नोटिस। मित्रों, मैंने अभी आपको बताया कि जो अपन नोटिस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो नोटिस के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, वो नोटिसों के अंतर्गत अपन 3 प्रकार से नोटिसों को अपनी तरफ से अपन डिवाइड करते हैं और इन 3 प्रकार के नोटिसों को अपन पढ़ेंगे। पहला अपना नोटिस है वो आएगा अपना इनवाइटिंग नेम्स के अंतर्गत। इनवाइटिंग नेम्स मीन्स नाम आमंत्रित करना। इनवाइटिंग आमंत्रित करना, नेम्स नाम, यानी नामों को आमंत्रित करना है। कहीं भी कोई संस्था है, कोई संस्था कहीं कोई प्रोग्राम आयोजित करती है, कोई ओकेजन करती है, उसमें यदि इनवाइट करती है नेम्स स्टूडेंट से, अपन विद्यालय के स्तर पर लें तो विद्यालय से यदि कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उस कार्यक्रम में विद्यार्थियों से नाम लिए जाते हैं, नाम इनवाइट किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे अपने नोटिस जो होंगे, जो लिखे जाएंगे, वो इनवाइटिंग नेम्स के अंतर्गत लिखे जाएंगे। दूसरा अपना है कि नोटिस, और वो है अपना लॉस्ट एंड फाउंड के प्रकार का। अब जो लॉस्ट एंड फाउंड प्रकार का है, कोई भी संस्था है, उस संस्था के यहाँ यदि कोई चीज़ लॉस्ट होती है या कोई चीज़ फाउंड होती है, तो कोई चीज़ खोई हुई है या कोई चीज़ पाई हुई है, तो वो सारे के सारे नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत आएंगे। अब मित्रों, मैंने आपको बताया कि पहला होता है इनवाइटिंग नेम्स और दूसरा होता है अपना लॉस्ट एंड फाउंड। यानी ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें नाम आमंत्रित किए जाते हैं या फिर किसी संस्था में कोई चीज़ खोई हुई है या कोई चीज़ पाई हुई है, इन दोनों प्रकारों को छोड़ दें तो इनके अलावा जो नोटिस बच जाते हैं, शेष किसी भी स्तर का नोटिस हो, वो सारे के सारे जर्नल नोटिस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। पहली बात क्लियर हुई कि किस प्रकार से अपन राइट करेंगे नोटिस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शॉर्ट कंपोजिशन जो होता है, शॉर्ट कंपोजिशन में अंक भाग जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है वो 4 अंक है, और शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत 5 टॉपिक अपने शामिल किए गए हैं। पहला टॉपिक है अपना नोटिस, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, तीसरा है इन्विटेशन, चौथा है पोस्टर और 5वां है अपना आर्गूमेंट। सूचना देने के माध्यम में सारे के सारे। अब सबसे पहला अपना टॉपिक है अपना नोटिस, इसी को अपन विस्तार से पढ़ते हैं। तो नोटिस क्या, मैंने आपको बताया कि नोटिस सूचना देने के माध्यम है, लेकिन कैसे सूचना देने के माध्यम है? एक सीमित क्षेत्र में कार्य करने वाले सदस्यों के लिए सूचना देने के माध्यम क्या होता है? नोटिस। बोर्ड की तरफ से सिर्फ एक नोटिस
शब्द लिखा गया है, लेकिन अपन इस नोटिस को 3 प्रकार से डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार मैंने लिखा आपको इनवाइटिंग नेम्स, दूसरा प्रकार मैंने लिखा आपको लॉस्ट एंड फाउंड, और तीसरा प्रकार मैंने लिखा आपको जर्नल नोटिस। तो इनवाइटिंग नेम्स के अंतर्गत वो नोटिस आएंगे यदि कहीं कोई कार्यक्रम आयोजित होता है और उस कार्यक्रम में इनवाइट किए जाते हैं नाम, आमंत्रित किए जाते हैं नाम कि कौन कौन उसमें सम्मिलित होना चाहता है, कौन कौन उसमें भाग लेना चाहता है, वो सारे के सारे इनवाइटिंग नेम्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इस स्टैंडर्ड से वो लिखे जाएंगे। यदि कहीं कोई संस्था है और संस्था में कोई चीज़ लॉस्ट हुई है या कोई चीज़ फाउंड हुई है तो लॉस्ट एंड फाउंड के प्रकार में वो नोटिस लिखे जाएंगे। इन दोनों प्रकारों को छोड़कर, इनवाइटिंग नेम्स और लॉस्ट एंड फाउंड, इन दोनों चीज़ों को छोड़कर अन्य प्रकार के इनके अलावा जो रह जाते हैं वो यदि कोई होता है नोटिस तो वो जनरल नोटिस के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ये आपका पहला प्रकार। ठीक है, तो देखो नाम आमंत्रित करना, खोया या पाया, शेष अन्य। ठीक है मित्रों, अब अपन देखते हैं एक एक नोटिस को कि सबसे पहले इनवाइटिंग जो नेम्स हैं, इनवाइटिंग नेम्स जो प्रकार के जो अपने नोटिस हैं वो इनवाइटिंग नेम्स प्रकार के नोटिस को किस प्रकार से लिखा जाता है। नोटिस पढ़ेंगे अपन, तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके डायग्राम पढ़ेंगे, इनके फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके बाद अलग अलग इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना इनवाइटिंग नेम्स। इनवाइटिंग नेम्स फर्स्ट। देखो मित्रों, नाम आमंत्रित होने वाले, नाम आमंत्रित होने वाले नोटिस। सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका फॉर्मेट किस प्रकार से बनाएंगे। देखो देखो मित्रों, ये जो नोटिस लिखने का अपना तरीका है, नोटिस लिखने का अपना प्रकार है, ये जो मैंने स्टार्टिंग का आपको जो ये फॉर्मेट बनाया है, 4 लाइनों का जो फॉर्मेट बनाया है, ये 4 लाइनों का फॉर्मेट चाहे
आप इनवाइटिंग नेम्स वाला नोटिस लिखें, चाहे आप लॉस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस लिखें, और चाहे आप जर्नल नोटिस लिखें, ये चार लाइनों का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सारे प्रकार के नोटिसों में सेम रहेगा, समान रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो मित्रों लिखेंगे कैसे, देखें। सबसे पहले जो अपना प्रथम जो पंक्ति है, पहली लाइन है, इस पहली लाइन में जो संस्था नोटिस जारी करती है, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम आता है सबसे पहले। जो संस्था नोटिस जारी करती है, उस नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम पहली लाइन में आएगा, और वो भी कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो संस्था नोटिस जारी करती है, उस संस्था का नाम पहली पंक्ति में आएगा, बड़े अक्षरों में आएगा। अब लिखने का तरीका क्या है कि बड़े अक्षरों में आएगा तो लाइन के सेंटर बीचों बीच में लिखना। संस्था का नाम जो आता है पहली पंक्ति में जो नोटिस जारी करती है, उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखना है और लाइन के बीचों बीच में। इट मीन्स लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से सेम स्पेस छोड़ना। क्लियर? संस्था का नाम बड़े अक्षरों में और लाइन के सेंटर में, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से आपको सेम बराबर स्पेस छोड़ना है। सेकंड नंबर की जो लाइन आती है, इस सेकंड नंबर की लाइन में आपको इधर रेफरेंस नंबर लिखना है, इधर आपको रेफरेंस नंबर लिखना है और इधर डेट लिखनी है, जिस दिन नोटिस जारी होता है, नोटिस जारी होने वाली तारीख। ठीक? क्लियर? पहली लाइन है, इसमें संस्था का नाम आएगा बड़े अक्षरों में। सेकंड जो लाइन अपनी, इसमें इधर आएगा रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर वो होता है जिस दिन नोटिस जारी की जाती है, जिस दिन नोटिस जारी किया जाता है, वो जिस रजिस्टर में दर्ज होता है, वो रेफरेंस नंबर इधर आता है, और डेट उधर नोटिस जारी जिस दिन होता है उस दिन की डेट। थर्ड लाइन जो अपनी आती है, थर्ड लाइन में अपन लिखते हैं नोटिस, NOTIC, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और अंडरलाइन करते हैं। कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, लाइन के बीचों बीच में सेंटर में लिखेंगे। ठीक है? फोर्थ जो लाइन होती है, उस फोर्थ लाइन में जिस टॉपिक के ऊपर अपन को नोटिस लिखना है, अगर वो इनवाइटिंग नेम्स है तो कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा ओकेजन है, यदि कोई लॉस्ट एंड फाउंड है तो लॉस्ट एंड फाउंड, यदि कोई जर्नल नोटिस है तो जर्नल नोटिस के अंतर्गत इट मीन्स इनवाइटिंग नेम्स, लॉस्ट एंड फाउंड। उसके अलावा क्या बच गया, यदि कोई विद्यालय है और विद्यालय फीस संबंधी सूचना विद्यार्थियों को देना चाह रहा है, तो वो फीस संबंधी सूचना जर्नल नोटिस के अंतर्गत आएगी। यदि कोई विद्यालय है और विद्यालय हॉलीडे संबंधी सूचना दे रहा है, छुट्टी संबंधी कोई सूचना प्रकाश अपने कर्मचारियों को देना चाह रहा है, तो छुट्टी में ऐसा तो होता नहीं है कि जो छुट्टी लेना चाहता है वो अपने नाम हमें दे दें, ऐसा नहीं होता। तो इनवाइटिंग नेम्स में भी नहीं आएगा, लॉस्ट एंड फाउंड में नहीं आएगा, हॉलीडे संबंधी सूचना किस में आएगी, जर्नल नोटिस के अंतर्गत आएगी। यदि कोई प्रैक्टिकल संबंधी सूचना है तो प्रैक्टिकल संबंधी सूचना में भी ऐसा नहीं होता कि जो प्रैक्टिकल देना चाहते हैं वो अपने नाम दे दें। जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, सारे विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल एग्जाम लगते हैं, तो वो भी प्रैक्टिकल जो डेट्स होती हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की जो सूचना होती है, वो सारे के सारे जर्नल नोटिस के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि नोटिस लिखने का जो फॉर्मेट है, उसकी स्टार्टिंग की जो 4 लाइन है, वो स्टार्टिंग की 4 लाइन सब में सेम होती है। पहली जो लाइन होती है उसमें संस्था का नाम आता है, और संस्था का नाम भी कैपिटल लेटर्स में आता है, बड़े अक्षरों में आता है, और लाइन के बीचों बीच में आता है। दूसरी जो पंक्ति है, इसमें रेफरेंस नंबर इधर आएगा, उधर अपनी आएगी डेट। थर्ड जो लाइन है, उस थर्ड लाइन में अपनी NOTIC नोटिस शब्द लिखना है, और वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है और अंडरलाइन करना है। फोर्थ जो लाइन है, उस फोर्थ लाइन में जिस टॉपिक के ऊपर अपन नोटिस लिख रहे हैं, वो टॉपिक बड़े अक्षरों में लिखना है और लाइन के बीचों बीच लिखना है। ठीक है? तो ये हुआ। अब अपन स्पेशली बात करें इनवाइटिंग नेम्स की, तो इनवाइटिंग नेम्स के अंतर्गत ये 4 लाइन तो सेम एज इट, संस्था का नाम बड़े अक्षरों में, इधर रेफरेंस नंबर, उधर डेट, नोटिस और हेडिंग। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कि हम किस पर्पज से नोटिस लिख रहे हैं। तो देखो, ऑल दी स्टूडेंट्स of this institute are informed that, देखो
ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर इन्फॉर्म दैट, ऑल समस्त स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इस संस्था के समस्त विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म सूचित किया जाता है, डेट की, इस संस्था के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि our institute is going to organize, all the students of this institute are informed that our institute is going to organize, जो हेडिंग है वही हेडिंग, डेट, समय, स्थान। ठीक है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज, जो हेडिंग आपने यहाँ लिखी है वही हेडिंग आएगी। ऑन, जो डेट आपको देखो ये डेट है, ये डेट वो डेट है जिस दिन आप नोटिस लिखा जाता है, नोटिस लिखे जाने वाली डेट ये है, और जिस दिन कार्यक्रम आयोजित होता है, जिस दिन कोई ऑकेजन आयोजित होता है वो डेट यहाँ है। ठीक है मित्रों, तो दोनों डेटों में अंतर आ गया। वो डेट है जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है, और ये डेट है जिस दिन कोई ऑकेजन, कोई कार्यक्रम या कोई उत्सव आयोजित हो रहा है, वो डेट है। ये समय है, वो स्थान है। ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करेंगे। Those who want to take part in it should give their names, should give their names to undersigned person। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको स्टार्टिंग की 4 लाइन मैंने आपको बताया कि पहले में संस्था का नाम आएगा कैपिटल लेटर्स में, सेकंड जो लाइन है इधर रेफरेंस नंबर आएगा, उधर वो